नमस्कार। ल्यूसेंट के एक और सेशन में आपका स्वागत है। इसके पूर्व आप लोग हमारी इतिहास की सीरीज देख चुके हैं, ल्यूसेंट प्लस वर्कबुक। उसी श्रृंखला में भारतीय संविधान ल्यूसेंट प्लस वर्कबुक की सीरीज आज हम आरंभ कर रहे हैं। कुल 12 वीडियो आपके सामने आएंगे, जिसमें ये संपूर्ण सिलेबस कवर होगा। लगभग 4 पेज अगर आप ल्यूसेंट के पढ़ते हैं तो बहुत आराम से 12 दिन में समाप्त हो जाएगा। ये प्रोग्राम भी वर्कबुक के द्वारा समर्थित है, अर्थात आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर वर्कबुक अवेलेबल होगी। जो लोग पहले जुड़े हुए हैं हमारे साथ वो जानते हैं कि वर्कबुक का क्या मतलब है, और जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। इसके अलावा टेलीग्राम पेज को सब्सक्राइब करें और वहाँ पर जो भी सामग्री उपलब्ध है उसका लाभ उठाएं। तो ये आपके सामने ल्यूसेंट का संविधान का पहला पेज है और 4 पेज हमने लिए हैं, जिसमें 2 टॉपिक, एक तो संवैधानिक विकास कवर हो जाएगा और संविधान निर्माण आरंभ हो जाएगा। और ये इसकी वर्कबुक है जहां पर प्रश्न लिखे गए हैं और 1 वर्ड से लेकर के 20 वर्ड तक आपको उसके आंसर देने हैं। इस तरीके से आपके नोट्स बन जाएंगे। जिन लोगों ने ल्यूसेंट को बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, नोट्स बनाए हुए हैं, उनके लिए एक तरह का ये प्रैक्टिस पेपर है कि इसका आप प्रिंट निकालिए और रैंडमली भर करके देखिए आपको कितना याद है। तो आरंभ करते हैं। भारतीय संविधान, और पहला चैप्टर है हमारा भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास। आमतौर पर हम इसको ब्रिटिश भारत में संवैधानिक विकास के नाम से जानते हैं, अर्थात भारत में ब्रिटिश शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए, या ये कह लीजिए कि भारतीय लोगों को अपने नियंत्रण में रखने के लिए, भारत में बेहतर तरीके से भारत का आर्थिक शोषण करने के लिए जो भी नियम, कानून, संविधान ब्रिटेन ने बनाए, वो इतिहास। कोई एक निश्चित तिथि कि कब ब्रिटिश शासन भारत में आरंभ हुआ थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन संवैधानिक विकास की प्रक्रिया कब आरंभ हुई वो बताया जा सकता है। दरअसल 1757 में जब प्लासी का युद्ध हुआ और कुछ ही वर्षों के भीतर 1764 में बक्सर, जिसने ये तय कर दिया कि कम से कम बंगाल तो अब ब्रिटिश नियंत्रण में रहेगा और वहां का शासन प्रशासन अंग्रेज चलाएंगे। लेकिन प्लासी और बक्सर का युद्ध एक व्यापारिक कंपनी के द्वारा लड़ा गया था और जीता गया था। और जब ब्रिटिश संसद ने देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में बहुत ही समृद्ध प्रदेश चला गया है, तो उसको चिंता हुई। तो कंपनी के ऊपर ब्रिटिश संसद का पूर्ण नियंत्रण हो, कंपनी के द्वारा भारत में जो क्षेत्र जीते जा रहे हैं उनके प्रशासन पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण हो, इस उद्देश्य से एक कानून पारित किया गया, जो कि ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया पहला कानून था, इस उद्देश्य से कि भारत में एक शासन व्यवस्था स्थापित की जाए। तो उस एक्ट का नाम था रेगुलेटिंग एक्ट, नियंत्रण अधिनियम, क्योंकि उद्देश्य ही था रेगुलेट करना, नियंत्रण स्थापित करना संसद का कंपनी पर और कंपनी के भारतीय प्रशासन पर। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का क्या महत्व है? ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में यह ब्रिटिश संसद के द्वारा उठाया गया पहला कदम था। पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली और केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। केंद्रीय प्रशासन की नींव रखने का मतलब यह है कि 1773 में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के 3 मुख्य केंद्र थे। एक कलकत्ता बंगाल में,
दूसरा बॉम्बे, जिसको आज मुंबई कहते हैं, और तीसरा मद्रास यानी कि चेन्नई। तो किया क्या गया कि अभी तक जो सर्वोच्च पद था, तो एक गवर्नर बंगाल में होता था, एक गवर्नर मद्रास में होता था, एक गवर्नर बॉम्बे में होता था। तो बंगाल के जो गवर्नर है उसकी हैसियत को बढ़ाया गया। बंगाल के गवर्नर को एक नया पदनाम दिया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल, और मुंबई और मद्रास के गवर्नर को उनके अधीन कर दिया गया। केंद्रीकरण का ये मतलब था। और पहला गवर्नर जो इस एक्ट में बनाया गया, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। तो ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि प्रथम गवर्नर जनरल बंगाल का वॉरेन हेस्टिंग्स। इसके अलावा एक सरकार बनाई गई, अर्थात वॉरेन हेस्टिंग्स के साथ एक टीम बनाई गई, गवर्नर जनरल परिषद। उस परिषद में वॉरेन हेस्टिंग्स के अलावा और 4 लोग थे, और वो अपनी सत्ता का उपयोग सामूहिक तौर पर या संयुक्त रूप से करते थे। संयुक्त रूप से करने का मतलब ये है कि गवर्नर जनरल के पास कोई वीटो पावर, एक्सक्लूसिव वीटो पावर नहीं थी। उसे काउंसिल के कुछ सदस्यों का समर्थन जरूर हासिल करना होता था। आगे चल करके हम देखेंगे कि गवर्नर जनरल को एब्सोल्यूट वीटो पावर भी दी जाएगी। इसके अलावा एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई कलकत्ता में, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। इस सुप्रीम कोर्ट की स्थापना को लेकर प्रश्न कई बार पूछे गए हैं कि किस एक्ट के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से। कहां पर की गई, कलकत्ता में। किस एक्ट से की गई, रेगुलेटिंग एक्ट से की गई। इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे, सर एलिजा इम्पे। 3 अन्य न्यायाधीशों के नाम भी यहां पर दिए गए हैं, चैम्बर्स, लिमेस्टर्स और हाइट, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से किसी भी प्रकार से उपहार, गिफ्ट या रिश्वत आदि लेने पर रोक लगा दी गई। दरअसल ये बहुत महत्वपूर्ण नियम था, क्योंकि कंपनी के विरुद्ध जो आम शिकायत थी वो यही थी कि वो निजी व्यापार और कंपनी के व्यापार में घालमेल कर देते हैं और भारतीय शासकों के द्वारा दी गई छूट का दुरुपयोग करते हैं। जिन लोगों ने आधुनिक भारत को पढ़ा है वो जानते हैं कि प्लासी के युद्ध से लेकर के बक्सर के युद्ध तक एक बहुत महत्वपूर्ण जो मुद्दा था, जो भारतीय शासकों, बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में विवाद का मुख्य कारण था दस्तक का दुरुपयोग। वो जो फ्री पास मिला था कंपनी को व्यापारिक काम करने के लिए कंपनी के स्टेटस से, उसका दुरुपयोग किया जाता था। तो ये जो प्रावधान था कि कर्मचारी अब निजी व्यापार नहीं कर पाएंगे और भारतीय लोगों से कोई उपहार या रिश्वत वगैरह भी नहीं ले पाएंगे। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार को ये शक्ति मिली कि वो जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं उनको ये कह सकें कि वो कंपनी के साथ जो भी, भारत स्थित कंपनी के साथ जो भी पत्र व्यवहार करते हैं उसको सरकार के सामने रखा जाए। हालांकि ये एक पोस्टमार्टम जैसा था, क्योंकि हिंदुस्तान में जब कोई कार्य कर लिया जाता था, जब कोई पत्र भेज दिया जाता था, तो उसकी एक प्रति भेजी जाती थी। राजस्व मामला हो, नागरिक मामला हो या सैन्य मामला हो, अब कंपनी को इसकी जानकारी सरकार को देनी थी। इस रेगुलेटिंग एक्ट में कई कमियां थी, जैसे कि गवर्नर जनरल की काउंसिल और गवर्नर जनरल के बीच में मतभेद थे। गवर्नर जनरल की काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट के बीच में मतभेद थे। तो इन मतभेदों को दूर करने के लिए 2 उपाय किए गए। पहला तो 1781 में एक एक्ट ऑफ सेटलमेंट पारित किया गया। इसमें कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए कानून बनाने की शक्ति दी गई और कुछ हद तक जितने भी राजस्व संबंधी मामले थे वो उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिए गए। ज्यादा महत्वपूर्ण बदलाव हुआ 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट से। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट ने एक दोहरी व्यवस्था लागू करी
और ये दोहरी व्यवस्था थोड़े बहुत बदलाव के साथ पहले 1857 तक चलती रही, उसके बाद फिर थोड़े बहुत बदलाव हुए और 1947 तक चलती रही। पिट्स इंडिया एक्ट इतना इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड पिट के नाम पर इसका नाम पिट्स इंडिया एक्ट पड़ा, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर। दोहरा प्रशासन का मतलब क्या है कि कंपनी के दो मालिक हो गए। कंपनी अपने व्यापारिक अफेयर्स के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जो स्वामियों का समूह था, जो शेयर होल्डर्स थे, उनके प्रति उत्तरदायी थी, और जितने भी कंपनी के व्यापार के अलावा मामले थे, जैसे कि भारत में युद्ध, संधियां, साम्राज्य विस्तार, भू राजस्व, लैंड रेवेन्यू, इन सब मामलों के लिए कंपनी को बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रति उत्तरदायी कर दिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल ब्रिटिश संसद के द्वारा बनाई गई एक संस्था थी और पूरी तरीके से नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल के हाथ में आ गया व्यापार के अलावा। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था वो एक चार्टर एक्ट था। चार्टर एक्ट का मतलब ये होता है एक तरह का लाइसेंस समझ लीजिए। कंपनी को हर 20 साल पर ब्रिटिश सरकार को आवेदन करना होता था अपने रिन्यूअल के लिए कि वो भारत के साथ और पूर्वी देशों के साथ जो व्यापार कर रहे हैं उसको आगे बढ़ाने की अनुमति दी जाए। साथ ही साथ कंपनी के पास व्यापारिक एकाधिकार भी था, ट्रेड मोनोपोली भी थी, तो उस ट्रेड मोनोपोली को भी रिन्यू कराना पड़ता था। तो 1773 के बाद 20 साल 1793, तो 1793 में कंपनी को आगामी 20 वर्षों के लिए भारत के साथ व्यापार करने और एकाधिकार, मोनोपोली, दोनों प्रदान किए गए। साथ ही साथ ये भी तय किया गया कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया है उसके अधिकारी, कर्मचारी, पूरा उसका ऑफिस, उसका जो भी खर्चा है वो भारतीय राजस्व से वसूला जाए। तो नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों और कर्मचारियों के वेतन आदि को भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई। 1793 के बाद फिर 20 वर्ष गुजर गए और इन 20 वर्षों में ब्रिटेन के प्रशासन और ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था में काफी बदलाव आया और अब ब्रिटेन के लोग चाहते थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली है वो समाप्त हो, ताकि अन्य कंपनियों को, अन्य लोगों को भी भारत के साथ व्यापार करने का अवसर मिले। और इसलिए 1813 का चार्टर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्ष के लिए बढ़ाया तो गया कि 1833 तक आप भारत में बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन जो मोनोपोली थी, जो व्यापारिक एकाधिकार था, वो समाप्त कर दिया गया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जोड़ने की जरूरत नहीं थी। अगर आपको भारत के साथ व्यापार करना था, कोई भी कर सकता था, लेकिन कुछ मामलों में व्यापारिक एकाधिकार को मेंटेन रखा गया। चाय का बिजनेस बहुत महत्वपूर्ण था और चीन के साथ जो कंपनी का बिजनेस था, तो चाय और चीन के बिजनेस को मोनोपोली में रहने दिया गया कि उसमें और कोई काम नहीं करेगा। बहुत ज्यादा ये प्रश्न पूछा गया है कि किस चार्टर के द्वारा कंपनी की व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया या किन एकाधिकारों को बने रहने दिया गया। 1813 में और क्या खास बातें थी? कुछ सीमाओं के अधीन सभी ब्रिटिश नागरिकों को भारत के साथ व्यापार करने दिया गया। कुछ सीमाओं के अधीन का मतलब था कि कुछ कंडीशन लगाई गई, जैसे आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, लाइसेंस लेना होगा, ये सब। इसके अलावा 1813 से पहले जो ईसाई मिशनरी थे उनको भारत में एंट्री नहीं थी। ब्रिटिश सरकार ने उनको इजाजत नहीं दी थी कि वो भारत में आए और धर्म प्रचार या किसी भी तरह की कोई अपनी एक्टिविटी चलाएं। 1813 के चार्टर में उनको ये छूट दे दी गई। जो क्रिश्चियन मिशनरी हैं वो भारत आ सकते थे। 1833 पुनः कंपनी के चार्टर को 20 साल के लिए आगे बढ़ाया गया, लेकिन अब कंपनी का जो व्यापारिक गतिविधियां थी वो समाप्त कर दी गई। कंपनी को यह कहा गया कि वो
बस ब्रिटिश क्राउन की तरफ से भारत के प्रशासन को संभाले। और जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसके पदनाम को बदला गया और अब वो भारत का गवर्नर जनरल कहलाया। तो लॉर्ड कैनिंग, माफ कीजिएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिंक इस तरीके से भारत के पहले गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए। इसके अलावा गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य को शामिल किया गया जिसका मकसद था कानून निर्माण को गति प्रदान करना। भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित किया गया और 1843 में लॉर्ड ऑकलैंड गवर्नर जनरल थे, इसको पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। इस चार्टर एक्ट का सेक्शन 87 धारा 87 बहुत महत्वपूर्ण थी क्योंकि उसमें ये घोषणा की गई थी कि कंपनी के अधीन जो पद हैं, जो सेवाएं हैं, जो भर्तियां हैं, उनमें किसी भी प्रकार का भेदभाव लोगों के वर्ण या धर्म या जाति या रंग के आधार पर नहीं किया जाएगा। इसके अलावा राजस्व संबंधी मामलों में गवर्नर जनरल को, उसकी परिषद को पूर्ण अधिकार दिया गया। उनको कहा गया कि पूरे भारत के लिए वो एक ही बजट बनाएं। दरअसल पूरे भारत के लिए 1833 आप लोग जानते हैं कि सिंध और पंजाब को छोड़ दिया जाए तो पूरा भारत अंग्रेजों के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नियंत्रण में था और सिंध और पंजाब भी संधियों से तो बंधे हुए थे ही। भारतीय कानूनों का वर्गीकरण करने के लिए कि ये क्रिमिनल लॉज हैं, ये सिविल लॉज हैं, तो उनका संहिताकरण करने के लिए एक विधि आयोग की नियुक्ति की गई और लॉर्ड मैकाले को उसका अध्यक्ष बनाया गया। प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले 1834। इसके पश्चात 1853 का चार्टर आया। 1853 के चार्टर में कंपनी को कुछ समय के लिए भारत में रहने की छूट मिल गई, अर्थात वो जो 20-20 वर्ष का कार्यकाल बढ़ाया जा रहा था, इस बार वो अनिश्चित कर दिया गया कि कभी भी कंपनी को समाप्त किया जा सकता है। तो पहली बात तो ये कि 1853 में चार्टर की अवधि 20 वर्ष की नहीं थी, अब वो अनिश्चित हो गई थी। दूसरे, कंपनी के हाथ में व्यापार के अलावा एक जो अन्य बहुत महत्वपूर्ण शक्ति थी वो थी नौकरियां प्रदान करने की, और वो नॉमिनेशन के थ्रू कर देते थे, नामजदगी हो जाती थी। उसको समाप्त करके एक प्रतियोगी परीक्षा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का अनाउंसमेंट किया गया कि कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भरा जाएगा, और इसके लिए भी एक कमेटी बनाई गई और उसका अध्यक्ष भी मैकाले को ही बनाया गया। इसके अलावा गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी उसके विधायी अर्थात कानून निर्माण और प्रशासनिक कार्य अर्थात जो सरकार के कार्य होते हैं उनको, उनका सेपरेशन कर दिया गया। आप समझ सकते हैं कि एक तरीके से एक बीज रूप में हम देखेंगे कि संसद और सरकार या विधानमंडल और एग्जीक्यूटिव अलग अलग कर दिए गए और परिषद में 6 नए पार्षद जोड़े गए जिनको कि विधान पार्षद कहा गया। ये गवर्नर जनरल और उनकी काउंसिल में जो मेंबर होते थे उनसे अलग थे। इसके बाद 1857 का विद्रोह हो गया, भारत में कंपनी समाप्त कर दी गई। 1858 का अधिनियम लाया गया। 1858 के अधिनियम ने भारत का शासन कंपनी से लेकर के ब्रिटिश क्राउन के हाथ में सौंप दिया, यानी अब भारत के ऊपर ब्रिटेन का प्रत्यक्ष शासन आरंभ हुआ। तकनीकी तौर पर कहें तो नवंबर 1, 1858 से हम ब्रिटिश नागरिक हो गए, हमारे ऊपर सीधे क्राउन का शासन शुरू हो गया। भारत प्रत्यक्ष रूप से इंग्लैंड का एक हिस्सा बन गया। इसके अलावा जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था वो समाप्त कर दिया गया, उसकी जगह एक भारत परिषद का गठन किया गया, इंडिया काउंसिल, जिसकी अध्यक्षता भारत सचिव, ये मंत्री स्तर का एक पद था, आप इसको भारत मंत्री भी कह सकते हैं या सेक्रेटरी इंडिया भी कह सकते हैं, का गठन किया गया।
15 सदस्य थे इसमें। मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। भारत के गवर्नर जनरल को अब वायसराय भी कहा जाने लगा। ये कहना थोड़ा ठीक नहीं है कि गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। इसको ऐसे समझिए कि दो व्यवस्थाएं की गई कि भारत में गवर्नर जनरल समझिए चीफ एग्जीक्यूटिव या प्रधानमंत्री की तरह, और चूंकि भारत इंग्लैंड का एक हिस्सा है तो क्राउन के प्रतिनिधि के तौर पर वायसराय का मतलब लाइक गवर्नर या प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव। तो वायसराय के प्रतिनिधि के तौर पर जब वो काम करे तो उसको गवर्नर जनरल ना कह करके क्राउन के प्रतिनिधि के तौर पर जब गवर्नर जनरल काम करे तो उसको गवर्नर जनरल ना कह करके वायसराय कहा जाए। और उस समय गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड कैनिंग थे, तो वो अंतिम गवर्नर जनरल साबित हुए और प्रथम वायसराय। इसके पश्चात 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट आया। 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट की क्या 5 विशेषताएं यहां पर बताई गई हैं। पहला तो ये कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया। विस्तार क्यों किया गया? क्योंकि ये माना गया कि उसमें कुछ भारतीय लोग होने चाहिए। 1857 के विद्रोह के लिए जो कई जिम्मेदार कारण थे उसमें से एक कारण ये भी था कि गवर्नर जनरल की काउंसिल में कोई भारतीय प्रतिनिधित्व नहीं था, तो जो भी नियम कानून वो बनाते थे उसका उन्हें कोई फीडबैक नहीं मिलता था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनको काउंसिल में शामिल कर लिया जाए जो सही में प्रतिनिधित्व देने के लायक हो। वास्तव में उच्च श्रेणी के भारत के जो राजा महाराजा थे या दीवान थे उनको शामिल किया गया। लॉर्ड कैनिंग ने बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को मनोनीत कर दिया। इसके अलावा विभागीय प्रणाली का आरंभ हुआ। विभागीय प्रणाली या पोर्टफोलियो सिस्टम का मतलब क्या है? इससे पहले गवर्नर जनरल की काउंसिल में जितने भी मेंबर होते थे वो सब सामूहिक तौर पर काम करते थे, संयुक्त तौर पर काम करते थे। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई एक मैटर काउंसिल के सामने रखा गया और सभी मेंबर्स को दिखाया जाता था, सभी मेंबर उस पर डिस्कस करते थे। तो प्रत्येक कार्य को प्रत्येक व्यक्ति कर रहा था, किसी की कोई एक्सक्लूसिव जिम्मेदारी नहीं थी, तो जवाबदेही भी नहीं थी, तो इससे अनावश्यक तौर पर डिले होता था। कैनिंग ने पोर्टफोलियो सिस्टम आरंभ किया कि एक व्यक्ति को एक डिपार्टमेंट दे दिया, मिनिस्टर, जैसे आजकल आधुनिक समय में होता है। साथ ही साथ गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। उस अध्यादेश की अवधि 6 महीने होती थी। गवर्नर जनरल को यह भी कहा गया कि वो बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में प्रांतीय विधान परिषदों की स्थापना कर सकते हैं, और भारतीयों को शामिल किया गया, मैंने आपको बता दिया। इसके बाद 1873 का एक एक्ट था, उसमें सिर्फ ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को अब कभी भी समाप्त किया जा सकता है। भारत से तो उसका कार्य और प्रशासन पहले ही समाप्त हो गया था, लेकिन जो भी उसका विधिक अस्तित्व था एक कंपनी के तौर पर, उसको कभी भी समाप्त किया जा सकता है। और जनवरी 1, 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। 1876 में एक शाही उपाधि अधिनियम पारित किया गया, जिसका उद्देश्य था महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित करना। 1892 का भारत परिषद अधिनियम। 2 विशेषताएं यहां पर बताई गई हैं। पहला तो यह कि अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का आरंभ हुआ। बिल्कुल भी चुनाव प्रणाली जैसा, निर्वाचन जैसा कुछ नहीं था। और जो विधान परिषद के सदस्य थे उनकी शक्तियों में वृद्धि की गई। अब वो कार्यकारिणी से, यानी कि जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी, उससे राजस्व और व्यय या बजट पर बहस करने और कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने के लिए योग्य थे। इसके पश्चात मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म कहा जाता है। लॉर्ड मॉर्ले भारत सचिव थे और लॉर्ड मिंटो भारत में वायसराय थे। इन दोनों ने मिलकर के एक कानून बनाया, इसलिए मॉर्ले मिंटो
एक्ट कह लीजिए, रिफॉर्म कह लीजिए। इसने जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है इस एक्ट की और जो परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती है वो है सेपरेट इलेक्टोरल फील्ड या कम्युनल अवार्ड, अर्थात सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत हुई। पृथक प्रतिनिधित्व का अर्थ यहां पर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व ही है, धर्म के आधार पर विधान परिषदों में आरक्षण प्रदान करना। इस अधिनियम के द्वारा भारत में मुसलमानों को यह अधिकार दिया गया कि न सिर्फ विधान परिषद में उनके लिए कुछ सीटें आरक्षित की जाएंगी, बल्कि जो मतदाता सूची होगी उसमें भी सिर्फ मुसलमानों को ही शामिल किया जाएगा। तो मुस्लिम सदस्यों को चुनने का अधिकार मुसलमानों को दे दिया गया, केवल मुसलमानों को। इसी आधार पर इसकी आलोचना की जाती है और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के तौर पर देखा जाता है। इसके अलावा कुछ भारतीयों के लिए एक प्रावधान किया गया कि भारतीयों को गवर्नर जनरल की काउंसिल और जो भारत सचिव की परिषद थी वहां पर भारतीयों की नियुक्ति की जाएगी। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में शामिल होने वाले पहले भारतीय थे, उन्हें लॉ मेंबर बनाया गया था। इसके अलावा जो केंद्रीय और प्रांतीय विधान सभाएं थीं उनके अधिकारों में काफी वृद्धि की गई। बजट पर वाद विवाद करने, सार्वजनिक हित के विषय पर प्रस्ताव पेश करने, पूरक प्रश्न सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने और वोट देने का अधिकार मिला। इसके अलावा जो सेपरेट जो पृथक प्रतिनिधित्व था वो प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशंस, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालयों और जमींदारों के लिए भी दिया गया। 1909 का जो अधिनियम था वो भारत में चलने वाले अधिनियमों में, लागू होने वाले अधिनियमों में सबसे कम समय तक रहा। 1909 में इसको लागू किया गया और हम देखेंगे कि 1919 में नया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड आ जाएगा। 1919 का भारत शासन अधिनियम, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। लॉर्ड मॉन्टेग्यू भारत सचिव थे और लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत में गवर्नर जनरल थे, वायसराय थे। क्या क्या विशेषताएं हैं? पहला, केंद्र में एक द्विसदनात्मक बाइकैमरल सिस्टम आरंभ किया गया जिसमें उच्च सदन के तौर पर राज्य परिषद थी जिसके मेंबर 60 थे और लोअर हाउस के तौर पर केंद्रीय विधानसभा थी। जो राज्य परिषद के मेंबर्स थे उनका कार्यकाल 5 वर्षों का था और जो केंद्रीय विधानसभा के मेंबर्स थे इनका कार्यकाल कम होता था और मात्र 3 वर्षों का था। अधिकार दोनों सदनों के एक जैसे थे, लेकिन राजस्व संबंधी मामलों पर, बजट संबंधी मामलों पर लोअर हाउस के पास ज्यादा अधिकार थे, जैसा कि आज भी होता है। प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली लागू की गई। अगर कभी ये प्रश्न आ जाए कि 1919 के अधिनियम की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी, तो प्रांतों में द्वैत शासन। इस द्वैत शासन या डायरकी के का मतलब क्या था कि प्रांतों में जो सब्जेक्ट थे उनको 2 भागों में विभाजित कर दिया गया, आरक्षित और हस्तांतरित। आरक्षित विषयों का प्रशासन उन मिनिस्टर्स के द्वारा किया जाता था जो गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायी थे, वो विधान मंडल के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। जबकि हस्तांतरित विषयों का प्रशासन विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी भारतीय मंत्रियों के द्वारा किया जाता था। इस द्वैत शासन के जनक लियोनस कार्टियस को कहा जाता है। यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट दिए गए हैं कि आरक्षित विषय क्या थे, हस्तांतरित विषय क्या थे। आरक्षित विषयों में आप देखिए फाइनेंस, लैंड रेवेन्यू, जुडिशरी, पुलिस, प्रेस, इरिगेशन, माइंस, फैक्ट्री, ये सब थे। और हस्तांतरित विषय में शिक्षा, पुस्तकालय, स्थानीय स्वायत्त शासन, चिकित्सा सहायता। मोटे तौर पर जितने भी महत्वपूर्ण विषय थे, पुलिस प्रशासन से लेकर के फाइनेंस तक, जो कमाई वाले विषय भी थे,
वो गवर्नर के मिनिस्टर्स के पास थे, और जहां पर पब्लिक इंटरेस्ट की बात थी, सार्वजनिक व्यय होना था, जन कल्याण के मुद्दे थे, वो भारतीय मंत्रियों को दिए गए। इसमें गड़बड़ ये थी कि जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू, तो वित्तीय मामले तो सरकार ने अपने पास रखे, अपने मंत्रियों के पास रखे, इसलिए थोड़ा असंगत हो गया, वो पैसा ही नहीं देते थे। इस एक्ट में भारत सचिव को अधिकार दिया गया कि वो भारत के लिए एक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, एक ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कर सकता है जो राजस्व संबंधी मामलों की जांच करेगा। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण था भारत में एक लोक सेवा आयोग का गठन, जो कि 1919 के एक्ट से किया गया। 1926 में ली आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। साथ ही साथ ये भी तय किया गया कि वायसराय की कार्यकारी परिषद में 6 में से 3 मेंबर भारतीय होने चाहिए। कमांडर इन चीफ जो सैन्य मामलों के लिए था, वो भारतीय नहीं हो सकता था, उसको अंग्रेज ही होना था, लेकिन लगभग 50% भारतीय होने थे। और 1909 का जो सांप्रदायिक निर्वाचन का सिद्धांत था, उसे अब मुसलमानों के अतिरिक्त सिखों, इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस और भारत में रहने वाले यूरोपियंस के लिए भी दे दिया गया। बजट का केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया, और एक व्यवस्था की गई थी कि एक वैधानिक आयोग का गठन किया जाएगा जो इस अधिनियम की जांच पड़ताल करेगा 10 वर्षों के पश्चात। लेकिन 10 वर्षों के अंदर ही एक आयोग बनाया गया था, साइमन कमीशन, अगर आपको ध्यान हो, इसी अधिनियम की जांच पड़ताल करने के लिए। तो जब साइमन कमीशन की घोषणा हुई तो वो अचानक नहीं था, बस अचानक ये था कि थोड़ा जल्दी कर दी गई, प्रावधान तो यहीं पर था। अध्यादेश जारी करने की शक्तियों को मेंटेन रखा गया, उसमें कुछ कंडीशन लगा दी गई। गवर्नर जनरल की शक्तियों को इस एक्ट में और बढ़ाया गया, क्योंकि विधान परिषद की शक्तियों को बढ़ाया गया था। तो विधान परिषद के द्वारा पारित किसी भी विधेयक को गवर्नर जनरल वीटो कर सकता था। विधान परिषद के द्वारा कोई भी विधेयक अगर पास ना किया जा रहा हो तो गवर्नर जनरल उसको पास कर सकता था। कुछ ऐसे विषय थे जिनके ऊपर विधान परिषद में कोई भी विधेयक तभी प्रस्तुत किया जा सकता था जब गवर्नर जनरल की पहले पूर्व अनुमति ले ली गई हो। और पहली बार महिलाओं को भारत में मतदान का अधिकार मिला मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार से। हालांकि कुल मतदान का अधिकार जो लोगों को दिया गया था, पुरुष और महिला मिला करके, वो मुश्किल से 6% के आसपास बैठता था। यानी भारत में बहुत कम लोगों के पास मतदान का अधिकार था, और महिलाओं को पहली बार मिला था। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे लॉर्ड जॉर्ज। जब आप देखेंगे कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, खुद ब्रिटेन में, स्विट्जरलैंड में, यानी कि यूएस, यूके और यूरोप के देशों में महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ, इसको जाके आप थोड़ा सर्च करिएगा तो आपको ज्यादा बुरा नहीं लगेगा कि अच्छा 1919 में भारतीय महिलाओं को मिला, तो उनके मुकाबले बहुत लेट नहीं मिला। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, वर्तमान भारतीय संविधान का लगभग 2/3 हिस्सा यहां से प्रभावित है। और ब्रिटिश संसद ने अपने संपूर्ण इतिहास में कभी भी इतना विस्तृत कानून अपने लिए कभी नहीं बनाया जितना उन्होंने भारत के लिए बनाया। 1935 का जो अधिनियम था वो पूर्ण रूप से भारत में लागू नहीं हुआ, तो इसको थोड़ा सा सेलेक्टिवली भी पढ़ सकते हैं। दरअसल इस अधिनियम के 2 हिस्से थे, एक केंद्रीय शासन से संबंधित, दूसरा प्रांतीय शासन से संबंधित। तो केंद्रीय शासन वाला हिस्सा कभी लागू नहीं हो पाया। क्यों नहीं लागू हो पाया? दरअसल 1935 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत एक अखिल भारतीय संघ का निर्माण होना था, जिसमें ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों को शामिल होना था।
लेकिन अंग्रेजों ने जानबूझ करके दो अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग नियम बना दिए। जहां ब्रिटिश भारत के राज्यों के लिए इस अधिनियम के अंतर्गत अखिल भारतीय संघ में शामिल होना अनिवार्य था, प्रांतों के लिए संघ में शामिल होना अनिवार्य था, लेकिन देशी रियासतों के लिए ये ऑप्शनल था। तो जब ऑप्शनल था तो वो शामिल नहीं हुए तो अखिल भारतीय संघ बना नहीं। जब अखिल भारतीय संघ बना नहीं तो फिर जो भी ये प्रोविजन थे कि केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना होगी, संघ सूची, प्रांतीय सूची, समवर्ती सूची में विषयों का विभाजन होगा, ये सब तो कभी लागू ही नहीं हुआ। देश के आजादी तक, भारत की आजादी तक जो केंद्रीय प्रशासन था वो 1919 के एक्ट से ही चलता रहा। लेकिन जो लागू हुआ वो भी कम महत्वपूर्ण नहीं था, जैसे कि प्रांतीय स्वायत्तता। 1919 के अधिनियम में जो द्वैत शासन की शुरुआत हुई थी प्रांतों में, वो समाप्त कर दिया गया और उसको केंद्र में ले आया गया। तो प्रांतों में क्या किया गया? प्रांतों में स्वायत्त शासन की स्थापना कर दी गई। यहां तक स्वायत्त शासन कि गवर्नर को कह दिया गया कि वो अपनी मंत्री परिषद के सलाह के अनुसार काम करे। इसके अलावा कुछ और कार्य भी किए गए, जैसे कि एक फेडरल कोर्ट, एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 2 अन्य न्यायाधीश थे। इसके अलावा भारत परिषद का अंत कर दिया गया। भारत सचिव के पद को बनाए रखा गया, लेकिन भारत परिषद का अंत कर दिया गया। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को और बढ़ाया गया। प्रस्तावना नहीं थी इस अधिनियम में। बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। अदन का प्रशासन भी इंग्लैंड के औपनिवेशिक कार्यालय को दे दिया गया और भारत में बरार को मध्य प्रांत में शामिल कर लिया गया। इसके अलावा एक रिजर्व बैंक की स्थापना की गई और मताधिकार का विस्तार किया गया। लगभग 10% जनता मतदान कर सकती थी। बंबई से सिंध को अलग किया गया, सिंध प्रांत का निर्माण हुआ। ये सब 1935 के अधिनियम के द्वारा ही हुए। इसके पश्चात वो अंतिम अधिनियम जो ब्रिटिश संसद ने बनाया भारत के लिए, वो भारत को स्वतंत्रता देने के लिए था। 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। यहाँ पर 2 डेट है, 4 जुलाई 1947 जब ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया और 18 जुलाई जब इसको ब्रिटिश संसद ने मंजूरी दे दी और इसके द्वारा भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र देशों का अस्तित्व कायम हुआ। वहां के बारे में कुछ प्रोविजन किए गए कि दोनों जगहों पर एक एक गवर्नर जनरल बनाए जाएंगे, जिनकी नियुक्ति उन देशों के मंत्रिमंडल की सलाह से होगी और संविधान सभा संविधान बनाएगी और जब तक संविधान नहीं बनता तब तक वो विधानमंडल के तौर पर भी काम करेगी। भारत मंत्री का पद समाप्त कर दिया गया। जब तक देश का संविधान नहीं बन जाता तब तक भारत शासन अधिनियम चलता रहेगा। इसके अलावा देशी रियासतों के साथ ब्रिटेन ने अपने संबंध तोड़ दिए और कहा कि वो अपने भावी संबंधों के लिए भारत या पाकिस्तान की तरफ देखें। ये सब चीजें। तो संवैधानिक विकास का प्रश्न चाहे भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आ जाए, भारतीय इतिहास में आधुनिक भारत के अंतर्गत आ जाए, इस चैप्टर को आप आधुनिक भारत में भी पढ़ेंगे तो 2-2 बार रिवीजन हो जाता है और ज्यादा अंतर नहीं है। बस अंतर यह है कि जब आप इसको आधुनिक भारत में पढ़ते हैं तो और ज्यादा डिटेल में पढ़ते हैं। वहां पर हम ये भी देखते हैं कि इन कानूनों के पारित होने की वजह क्या थी, कारण क्या था। जो समकालीन राजनीतिक दल थे स्वतंत्र भारत में या जो राजनीतिक बुद्धिजीवी थे, उनका ओपिनियन क्या था, कैसे इन अधिनियमों के ऊपर उन्होंने रिएक्ट किया, तो ये सब चीजें वहां पर अलग से देखी जाती हैं। इसके पश्चात देखिए यहाँ पर चैप्टर 2 स्टार्ट हो गया है और चूंकि मैंने आरंभ में बोला था कि हम इसको 12 दिन में समाप्त करेंगे, तो लगभग 48 से 50 पेज हैं
यहाँ पर भारतीय राज्य व्यवस्था के, उस हिसाब से लगभग 4 पेज हम लोग रोज लेंगे। तो टॉपिक वाइज ना चल करके पेज वाइज चल रहे हैं। तो भारतीय संविधान सभा, इसकी भी वर्कबुक यहाँ पर नीचे प्रोवाइड की गई है। हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी इसकी वर्कबुक है। इसको वर्कबुक के साथ मिला करके पढ़ें, तभी आपको लाभ होगा। जो वास्तविक उद्देश्य है कि लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, खासतौर पर जो पुराने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अच्छे से राज्य व्यवस्था को पढ़ा हुआ है, समझा हुआ है, लक्ष्मीकांत पढ़ी हुई है, ये एक क्विक रिवीजन के लिए है कि क्या आपको फैक्ट याद है। तो या तो आप किसी को सुनाएंगे या आप ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस सेट करेंगे, और कितने करेंगे। मुद्दा ये है, मार्केट में अनसॉल्व्ड प्रैक्टिस सेट तो लगभग गायब हो गए हैं। जितने भी पब्लिकेशन हैं वो सब लोगों को आसान चीजें उपलब्ध करा रहे हैं कि सॉल्व उपलब्ध करा रहे हैं, तो वो फिर प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छे नहीं होते। तो यहाँ पर वो काम आपके लिए किया जा रहा है कि आपको अनसॉल्व्ड वर्कबुक दी जा रही है। यही काम हम लोगों ने घटना चक्र के सीरीज के साथ भी किया है। हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, पॉलिटी की अनसॉल्व्ड वर्कबुक बनाई है ताकि आप सेल्फ प्रैक्टिस कर सके। संविधान सभा, भारतीय संविधान सभा। ब्रिटिश संसद ने भारत को जब ये अधिकार दिया कि वो अपने संविधान का निर्माण खुद कर सकते हैं, तो इसके लिए उन्होंने एक 3 सदस्यीय आयोग की नियुक्ति करी, जिसको कि कैबिनेट मिशन कहा जाता है। इस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, और एक मेंबर थे स्टेफर्ड क्रिप्स, और दूसरे थे एबी अलेक्जेंडर। हालांकि भारत के लिए संविधान सभा की मांग बहुत पुरानी थी। जैसे यहाँ पर एक पॉइंट है कि सर्वप्रथम ये विचार स्वराज पार्टी ने 1924 में दिया था। संविधान सभा का जो गठन है वो कैबिनेट मिशन की सिफारिशों के आधार पर किया गया। मैं बहुत कम अतिरिक्त जानकारियां आपको दे रहा हूं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि लुसेंट में जो जानकारी है सिर्फ उसी को एक्सप्लेन किया जाए, क्योंकि अतिरिक्त जानकारियों के लिए संविधान के ऊपर अलग से भी हम लोगों ने वीडियो डाले हुए हैं और आगे भी डालेंगे। तो यहाँ पर कोशिश है कि जितना इस पेज पर है उसी को एक्सप्लेन किया जाए। तो संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 निश्चित की गई थी, और ये निश्चित किए जाने का आधार क्या था कि भारत में जनसंख्या के आधार पर लगभग 1 मिलियन यानी 10 लाख लोगों पर जनप्रतिनिधित्व दिया गया कि 10 लाख लोगों पर एक सीट। इन 389 में 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि थे, और देशी रियासतों को 93 सीट दी गई थी। कभी कभी ये विभाजन पूछा जाता है। कैबिनेट मिशन योजना ये थी कि संविधान सभा के सदस्यों के लिए के चयन के लिए 2 व्यवस्थाएं बनाई गई थी। कुछ मामलों में इलेक्शन होना था, अधिकतर मामलों में इलेक्शन होना था, और वो इलेक्शन इनडायरेक्ट था, अप्रत्यक्ष था। सीधे जनता को ना वोट करके जो प्रांतीय विधान सभाएं थी उनके मेंबर्स को वोट करना था, और जो देशी रियासतें थी वहां पर नामांकन का प्रावधान था। तो अगर कभी प्रश्न आ जाए कि संविधान सभा में सदस्यों का चयन कैसे किया गया, तो पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड, आंशिक तौर पर निर्वाचित और आंशिक तौर पर नामांकित। चुनाव हुए, कांग्रेस को 208 सीट, मुस्लिम लीग को 73 और 15 अन्य दलों के और स्वतंत्र उम्मीदवार थे। इसमें 15 महिलाएं भी थीं जो अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित हुई थीं। यहाँ पर अगले पेज पर भी उसकी लिस्ट आ जाएगी। ये उन 15 महिलाओं की लिस्ट है। 2 तरह के प्रश्न बन सकते हैं, बल्कि 3 प्रश्न बन सकते हैं। पहला, संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थीं? 15। दूसरा, उनके नाम कि इनमें से कौन संविधान सभा की सदस्य नहीं थी। और तीसरा, जो अभी तक नहीं पूछा गया है, इनके निर्वाचन क्षेत्र। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जैसे संयुक्त प्रांत हैं, तो संयुक्त प्रांत से सुचिता कृपलानी, विजयलक्ष्मी पंडित, इसके अलावा पूर्णिमा बनर्जी, कमला चौधरी, बेगम एजाज रसूल, तो संयुक्त प्रांत से लगभग 5 महिलाएं थी। तो इसको आप ऐसे याद कर लीजिए। यहां पर देखिए वापस
संविधान सभा का जब चुनाव वगैरह हो गया और कार्य आरंभ हुआ तो 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। संविधान सभा में अगर पैटर्न देखें तो दो चीजें महत्वपूर्ण हैं। एक तो डेट, तिथियां, किस तिथि को क्या हुआ, 9 दिसंबर को क्या हुआ, 11 दिसंबर को क्या हुआ, 13 दिसंबर को क्या हुआ, 22 जुलाई को क्या हुआ, 24 जनवरी को क्या हुआ, ऐसे। दूसरा व्यक्तित्व, संविधान सभा में किसकी क्या भूमिका थी, तो इन दो चीजों पर आप खास फोकस करेंगे। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक नई दिल्ली में हुई और सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उन्हें सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इससे पहले भी सभाओं की अध्यक्षता करने का अनुभव भी था। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार कर दिया। एक्चुअली उसने कैबिनेट मिशन प्लान और संविधान सभा के आइडिया का ही बहिष्कार कर दिया। यहां तक तो उसने उसको एक्सेप्ट किया था, चुनाव तक उसमें उसने अपनी ताकत दिखाई कि देखिए हमने अपने लिए निर्धारित सीटें जीती हैं। एक्चुअली इन चुनावों ने यह साबित किया कि हाँ, मुस्लिम लीग भी अब एक राजनीतिक शक्ति के तौर पर मजबूत थी। अब वो 1935 वाली मुस्लिम लीग नहीं थी। तो उन्होंने बहिष्कार कर दिया और कहा कि हमें एक अलग देश पाकिस्तान के अलावा कुछ भी अन्य स्वीकार्य नहीं। देसी रियासतों ने भी नानुकुर करी। पहले दिन तो देसी रियासतों के प्रतिनिधि भी शामिल नहीं हुए। हैदराबाद का प्रतिनिधि तो शामिल ही नहीं हुआ कभी। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे स्पष्ट होने लगा कि अब भारत आजाद होगा और फिर विभाजन भी हो गया, तो देसी रियासतों के प्रतिनिधि भी इसमें शामिल हो गए। ये हम देख चुके हैं, 10 लाख की आबादी पर एक स्थान था। प्रांतों का प्रतिनिधित्व समुदाय आधारित, मुस्लिम, सिख और साधारण। यहां पर देखिए व्यक्तित्व, संविधान सभा के संचालन के लिए अलग अलग समितियां बनाई गई थी। उन समितियों के अध्यक्ष के नाम यहां पर दिए गए हैं। तो आप देख सकते हैं, आपको कुछ नाम बार बार रिपीट होते हुए मिलेंगे, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल। तो कम से कम ये 3 लोग जिन समितियों के अध्यक्ष थे वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। हालांकि थोड़े से ही हैं, आप सभी को याद कर लीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण थी प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और उस प्रारूप समिति के सभी मेंबर्स, यहां पर देखिए 7 मेंबर्स, और 2 मेंबर बाद में नए आए क्योंकि एन माधवराव की जगह बीएल मित्र की जगह एन माधवराव और डीपी खेतान की जगह टीटी कृष्णमाचारी। तो कुल 9 लोग हो जाते हैं। तो प्रारूप समिति तो आपको पूरी याद होनी चाहिए। इसके अलावा महिला सदस्यों के बारे में मैंने आपको बता दिया। यहां पर कुछ और पदाधिकारी, संविधान सभा के पदाधिकारी, चाहे वो अस्थायी अध्यक्ष हों, उपाध्यक्ष हों, संवैधानिक सलाहकार हों, आपको अच्छे से याद होने चाहिए। यहां से अगर प्रश्न आया और आपसे गलती हुई तो वो ब्लंडर होगा। सच्चिदानंद सिन्हा स्थायी अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। 2 उपाध्यक्ष भी बनाए गए थे, एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी। इसके अलावा बी.एन. राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। संविधान सभा की कार्रवाई पंडित नेहरू द्वारा जब उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, ये भी काफी पूछा जाता है। उद्देश्य प्रस्ताव का अर्थ था कि संविधान की एक रूपरेखा तय करना। ऑब्जेक्टिव क्या है इस गैदरिंग का, क्यों इकट्ठा हुए हैं संविधान सभा में, क्या उद्देश्य है। 1 महीने से ज्यादा उसके ऊपर वाद विवाद हुआ और 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को पास किया गया। बी.एन. राव को एक संविधान का प्रारूप, एक ड्राफ्ट तैयार करने के लिए कहा गया। फिर एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई। 29 अगस्त 1947 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उसका अध्यक्ष बनाया गया और उनको एक पूरी टीम दी गई, जिसमें एन गोपाल स्वामी अयंगर से लेकर के सैयद मोहम्मद सादुल्ला तक शामिल थे। ये सब नाम आपको अच्छे से याद होने चाहिए। संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर का निर्वाचन 2 बार, एक बार बंटवारे से पहले बंगाल से हुआ था और फिर बंटवारे के बाद वो क्षेत्र जब पाकिस्तान में चला गया तो बॉम्बे से।
भारत के संविधान के मुख्य वास्तुकार, चीफ आर्किटेक्ट एंड फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डॉक्टर अम्बेडकर। कुल प्रारूप समिति ने लगभग 6 महीने का समय लिया ड्राफ्ट करने में। 141 उसकी बैठकें हुई। जब विभाजन हो गया 3 जून 1947 माउंटबेटन प्लान, तो संविधान सभा की सदस्य संख्या भी कम हो गई। इस बीच में 2 सितंबर 1946 भारत में एक अंतरिम सरकार का गठन कर दिया गया था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके मिनिस्टर्स और उनके पोर्टफोलियो आपको अच्छे से याद हो। एक प्रश्न के लिए आपको हमेशा तैयार रहना चाहिए कि अंतरिम सरकार में कौन सा मंत्रालय किसके पास था। शुरुआत में इसमें मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुई थी, बाद में मुस्लिम लीग शामिल हुई और 5 लोग। 21 फरवरी 1948 प्रारूप समिति ने अपनी रिपोर्ट संविधान सभा के सामने रख दी। तो ल्यूसेंट के शुरुआत के 4 पेज में आप देखिए, संवैधानिक विकास से लेकर के यहां तक हम आ गए हैं। ये इसकी वर्कबुक है, इसको आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिए और इसको फिल करिए। आप इसकी 1 से ज्यादा प्रतियां निकाल करके अपने पास रखिए, ताकि कभी भी आप इसको टेस्ट के लिए यूज कर सकें। ये संवैधानिक विकास के ऊपर आप देखिए 70 क्वेश्चंस थे, और यहां से जो लेसन 2 है, यहां पर L2 का मतलब है ल्यूसेंट का लेसन 2 संविधान सभा। तो संविधान सभा का जो पहला पेज है, उसके ऊपर जो महत्वपूर्ण पॉइंट थे वो बनाए गए हैं। भरना इसको अपने आप है। 18 प्रश्न है। जैसे BN राव लिख के छोड़ दिया गया है, तो आपको लिखना है कि BN राव संविधान सभा के कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, संवैधानिक सलाहकार थे। या जैसे संविधान सभा में प्रतिनिधित्व का आधार क्या था, तो जनसंख्या, समुदाय, कौन कौन से समुदाय, सिख, मुस्लिम और साधारण। या संविधान सभा के चुनाव में किसको कितनी सीट मिली, कांग्रेस को कितनी मिली 208, मुस्लिम लीग को कितनी मिली 73। इस तरीके से आपको इसको फिल करना है। जो सेकंड लेक्चर होगा उसमें आपको संविधान सभा का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा बुनियादी जानकारी, जैसे कि संविधान की अनुसूचियां, संविधान के भाग, संविधान के स्रोत, इसके अलावा प्रस्तावना और संविधान का भाग 1 और भाग 2 यानी संघ और उसका राज्य क्षेत्र और नागरिकता तक अगले 4 पेज में कवर होगा।